Hello, a warm welcome to you in the Ghatna Chakra book video. Let's begin this journey where we will present every topic in a simple, clear and exam-oriented manner. कभी सोचा है कि एक आइडिया, सिर्फ एक विचार कैसे पूरे देश को बना सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर पे निकलने वाले हैं। 65 साल का वो अविश्वसनीय सफर, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश की आवाज बन गई। तो कहानी शुरू होती है बस एक नंबर से, 72। सोचिए जरा, साल है 1885, जगह बॉम्बे, और वहां जमा हुए हैं सिर्फ 72 लोग। क्या उम्मीद कर सकते थे ये लोग, है ना? एक बहुत ही मामूली सी शुरुआत, लेकिन यहीं से भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, कांग्रेस के शुरुआती दौर। इसे नरम दौर भी कहते हैं। अब देखिए, यहां कोई क्रांति के नारे नहीं लग रहे थे ना, बल्कि ये दौर था याचिकाओं का, बातचीत का और धीरे धीरे सुधार लाने की कोशिशों का। लेकिन यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात होती है। देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं, और कमाल की बात यह है कि ठीक अगले ही साल जॉर्ज यूले एक अंग्रेज प्रेसिडेंट बनते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। मतलब कांग्रेस शुरू से ही ये दिखा रही थी कि वो हर आवाज को साथ लेकर चलना चाहती है। तो आखिर इन सब के पीछे का आइडिया क्या था? इसका जवाब हमें 1891 में पी आनंद चार्लू के एक वाक्य में मिलता है। वो कहते हैं, कांग्रेस का मतलब ही राष्ट्रीयता है। सोचिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये एक बिखरे हुए सब कॉन्टिनेंट से एक सिंगल इंडियन आइडेंटिटी, एक पहचान बनाने की कोशिश थी। लेकिन जैसा कि होता है, सब्र का बांध टूट रहा था। ये जो याचिकाओं और बातचीत की धीमी रफ्तार थी ना, वो अब बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और अब कांग्रेस के अंदर से ही एक नई, ज्यादा बेचैन और मुखर आवाज उठने लगी थी। और हां, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं आया, ये धीरे धीरे हुआ इन घटनाओं के साथ। 1896 में जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया, उसका जोश ही अलग था। फिर 1906 में एक नया शब्द आया, स्वराज। और 1907 आते आते तो टेंशन इतनी बढ़ गई कि सूरत में पार्टी टूट ही गई। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये एक आंदोलन के बड़े होने की, अपनी पहचान खोजने की निशानियां हैं। तो ये नया शब्द जो था स्वराज, इसका मतलब क्या था उस वक्त? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया थे। 1906 में इसका मतलब था ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही अपना राज, मतलब सेल्फ गवर्नेंस। पूरी आज़ादी नहीं, अभी नहीं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल शिफ्ट था, एक हिम्मत भरा पहला कदम। और सूरत में ये टेंशन अपने पीक पर पहुंच गई। एक तरफ थे नरम दल, जो अब भी ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर ही काम करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे गरम दल, जो कह रहे थे कि नहीं, अब बहिष्कार करो, डायरेक्ट एक्शन लो। ये एक तरह से कांग्रेस की अपनी आत्मा के लिए पहली बड़ी लड़ाई थी। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है और सब कुछ बदल जाता है। हम गांधी युग में एंटर करते हैं। ये वो लम्हा है जब कांग्रेस, जो अब तक कुछ पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम तक सीमित थी, वो वहां से निकलकर भारत की सड़कों और गांवों में पहुंच जाती है, एक असली मास मूवमेंट बन जाती है। और इस नए दौर की शुरुआत एक ऐसे चेहरे से हुई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, एनी बेसेंट। 1917 में वो कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। ये एक बहुत साफ इशारा था कि अब हवा बदल रही है और पुरानी दीवारें टूट रही हैं। और फिर आते हैं महात्मा गांधी। लेकिन यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। वो इंसान जो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बन गया, उसने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद सिर्फ एक बार संभाला, 1924 में। इससे पता चलता है कि उनका कद किसी भी पद से कहीं ज्यादा बड़ा था। और ठीक अगले ही साल 1925 में एक और मील का पत्थर पार हुआ। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट बनी। सोचिए, ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये नेशनल स्टेज पर भारतीय औरतों की बढ़ती आवाज का सिंबल था। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आया कैसे? क्या ये बस ऐसे ही हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। 1920 में कांग्रेस ने अपना संविधान बदला ताकि आम लोग भी जुड़ सके। 1934 में खादी पहनना कंपलसरी कर दिया। ये एक तरह से आत्मनिर्भरता की यूनिफॉर्म बन गई। और 1937 में तो कमाल ही हो गया। पहली बार सेशन किसी शहर में नहीं, बल्कि एक गांव में हुआ। संदेश बिल्कुल साफ था, कांग्रेस अब भारत के दिल की धड़कन बन चुकी है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। अब बात सिर्फ सेल्फ गवर्नेंस की नहीं थी, अब लक्ष्य था पूर्ण स्वराज।
जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। साल है 1929, जगह लाहौर। हवा में एक अलग ही एनर्जी है और इस पूरे मूवमेंट की कमान एक युवा जोशीले जवाहरलाल नेहरू के हाथों में है। यहीं पर इसी सेशन में आज़ादी की लड़ाई का भविष्य लिखा जाना था। और फिर वो हो गया। लाहौर में कांग्रेस ने वो मांग रख दी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। पूर्ण स्वराज, मतलब पूरी बिना किसी शर्त के आज़ादी। अब बातचीत का दौर खत्म हो चुका था। लक्ष्य सिर्फ एक था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए, पूर्ण स्वराज का नारा देना एक बात थी, पर देश बनाना वो बिल्कुल दूसरी। तो कांग्रेस ने इसका ब्लूप्रिंट बनाना शुरू किया। 1931 में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया। लेकिन हाँ, रास्ता आसान नहीं था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे जैसी अंदरूनी लड़ाइयों से ये भी साफ हो गया था कि आज़ाद भारत कैसा होगा, इससे लेकर भी अलग अलग विचार थे। और आखिर में हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जब आज़ादी का सपना हकीकत बन रहा था। ये कांग्रेस के लिए एक युग का अंत था और एक बिल्कुल नई भूमिका की शुरुआत। ये आखिरी पड़ाव था। 1946 में जे.बी. कृपलानी ने पावर ट्रांसफर को सुपरवाइज किया। 1948 में कांग्रेस ने आज़ाद भारत में अपना पहला सेशन किया और 1950 तक वो एक नए रिपब्लिक को लीड कर रहे थे। एक मूवमेंट के तौर पर उनका काम पूरा हो चुका था। अब एक देश को बनाने का मुश्किल काम शुरू होना था। तो 65 साल और 56 सेशंस, इस पूरे सफ़र को देखें तो क्या समझ आता है? ये सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी की कहानी नहीं थी। ये तो नेशनैलिटी, स्वराज और फंडामेंटल राइट्स जैसे आइडियाज़ को बनाने, उन्हें गढ़ने की कहानी थी। और सवाल आज भी वही है, वो आइडियाज़ जो इतनी लंबी, मुश्किल यात्रा से निकले, वो आज हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं?